कैसे माता, कैसे सर पकड़ा हुआ है? यूं ही। आचार संहिता लग गई, उम्मीद थी भर्ती की, लेकिन उन्होंने नहीं निकाली। कोई बात नहीं, निकालेंगे, है ना। वैसे भी आपको टाइम पूरा मिल गया, 8 महीने 10 महीने पढ़ना आराम से। जुलाई अगस्त से पहले एग्जाम नहीं होगा, आएगी गारंटी से। फर्स्ट ग्रेड भी आएगी, सेकंड ग्रेड भी आएगी, थर्ड ग्रेड भी आएगी। कोई भी आए, अपने को तो एक सीट तो तुरंत लेनी लेनी है। ठीक है, चलें क्या? ओके। तो देखो, हमने थॉर्नडाइक पढ़ा, याद है आपको? खोल दो इसको, हटा दो। हाँ, क्यों, क्या हो गया? कैसे बांध रखा है? ऐसे रखना है। ओके, तो थॉर्नडाइक याद है सबको? थॉर्नडाइक कहां के थे? थॉर्नडाइक कहां के थे? यूएसए के थे। कहां के थे? खास बात, थॉर्नडाइक का सिद्धांत लर्निंग बाय डूइंग पे बेस्ड था। किस पे बेस्ड था? इसलिए कौन से बच्चों के लिए बेहतर था? यस, छोटे बच्चे या फिर मंदबुद्धि। क्योंकि मंदबुद्धि की एक टेक्निक है, आप जानते हो कौन सी? लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखते हैं। छोटे बच्चे क्या करते हैं? सॉरी, मंदबुद्धि बच्चे क्या करते हैं? करके सीखते हैं, या फिर छोटे बच्चे करके सीखते हैं, है ना। पारुल, तुम आई नहीं थी उस दिन? आई थी क्या? ओके। थॉर्नडाइक। अब 2 नंबर दूसरा सिद्धांत पढ़ते हैं, और आज है गेस्टाल्टवाद। तो पहले नाम लिखेंगे, फिर समझेंगे आखिर क्या कहानी है गेस्टाल्टवाद की। लिखिए पहला नाम, गेस्टाल्टवाद। पहला ही प्रश्न आया परीक्षा में, पता है आपको? पहला ही सवाल पूछा गया, गेस्टाल्टवाद कौन सी भाषा का शब्द है? यस, जर्मन भाषा का शब्द है गेस्टाल्टवाद, पहला नाम। हालांकि इंग्लिश में इसका कोई एग्जैक्ट मीनिंग नहीं है। दूसरा नाम, समग्रतावाद। दूसरा नाम लिखिए, एक नाम गेस्टाल्टवाद, दूसरा नाम समग्रतावाद। लिख रहे हो ना सब लोग? तीसरा नाम पूर्णाकार सिद्धांत। चिन्ह पूर्णाकार नहीं है, केवल पूर्णाकार है। पूर्णाकार सिद्धांत। एक नाम गेस्टाल्टवाद, लिखो तुम। दूसरा नाम समग्रतावाद, तीसरा नाम पूर्णाकार सिद्धांत। इसी का एक नाम है सूझ का सिद्धांत। और करके लिखना है। इसी का एक नाम है सीखने का सूक्ष्म सिद्धांत। बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है, सीखने का सूक्ष्म सिद्धांत। और एक नाम है अंतर्दृष्टि द्वारा सीखना। और एक नाम है इनसाइट लर्निंग। कई बार इनसाइटफुल लर्निंग भी पढ़ते हैं हम। थियरी। इतने नाम प्रतिपादक के रूप में एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 3 नाम। एक नाम है मैक्स वर्दाइमर या वर्दीमर। दूसरा नाम है कूट कुफ्का। और तीसरा नाम है वोल्फ गेंग, वोल्फेंग, वोल्फ गेंग, बोथ आर करेक्ट, कोहलर। बहुत खास बात, ये सब लोग थे जर्मनी के।
ओके। चलिए, लिखा सबने? कुछ छोड़ना नहीं है, पूरा लिखना है। बताओ मेरे को, सबने लिखा? चलिए, पहला नाम बोलो। क्या? गेस्टाल्टवाद। दूसरा नाम बोलो। समग्रतावाद। तीसरा नाम पूर्णाकार सिद्धांत। चौथा नाम सूझ का सिद्धांत। एक और नाम सूक्ष्म सिद्धांत। एक और नाम अंतर्दृष्टि द्वारा सीखना, और इंग्लिश में इनसाइट लर्निंग। प्रतिपादक 3। पहला नाम मैक्स वर्दिमर। दूसरा नाम कूट कोफका। तीसरा नाम वोल्फगैंग कोहलर। कहां के थे? लिख लिया सबने? अब पहली बात सुन रहे हो? पहली महत्वपूर्ण बात, अमेरिका में संबंधवाद की बयार बह रही थी। थॉर्नडाइक पूरी दुनिया को बता रहे थे कि सीखना आखिर क्या होता है। सीखने के नियम भी प्रतिपादित कर दिए थे। तत्परता, अभ्यास और प्रभाव के कारण से सीखते हैं। और 5 गौण नियम भी बता दिए थे। पूरी दुनिया में थॉर्नडाइक मशहूर हो गए थे प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक के रूप में। और पहला वर्ल्ड वार छिड़ चुका था। अभी गाजा पट्टी पे हो रहा ना काम, वैसे ही पहला विश्व युद्ध के मुहाने पे दुनिया खड़ी थी। ये जर्मनी की घटना है। कहां की है? और आप जानते हैं, इससे पहले जर्मनी ने पूरी दुनिया को एक चीज दी थी मनोविज्ञान में। क्या दी थी? यस, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला जर्मनी में स्थापित हुई थी। लिप्जिंग किसने करी थी? विल्हेम वुंट और टीचनर ने। किसने करी थी? यस, विल्हेम वुंट ने करी थी। उनके चेले कौन थे? टीचनर अमेरिका चले गए थे। तो इन लोगों ने एक संप्रदाय भी दिया था, एक स्कूल भी दिया था, जो मनोविज्ञान का पहला स्कूल था। बोलिए, संरचनावाद। क्या था? ओके, संरचनावाद क्या बोलता था? संरचनावाद की औपचारिक स्थापना कहां हुई थी? अमेरिका में। कहां हुई थी? अमेरिका में हुई थी। टीचनर ने करी थी ना? ओके। तो संरचनावाद यह कहता है कि किसी भी चीज को समझने के लिए हमें उसको एलिमेंट्स में, पार्ट्स में, अंशों में तोड़ना जरूरी है। अगर हम अंशों में समझेंगे तो हमको वो समझ में आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। गेस्टाल्टवाद संरचनावाद के विरोध में आया है। गेस्टाल्टवाद की पहली बात आप क्या याद रखोगे? गेस्टाल्टवाद किसका विरोध करता है? संरचनावाद का विरोध करता है। आप जानते हैं क्यों? मैंने आपको एक शुरुआत में 2 बातें बताई थी, याद करो, कि व्यवहारवाद भी संरचनावाद का विरोध करता था। क्यों करता था बताइए? बिहेवियरिज्म, स्ट्रक्चरलिज्म के अगेंस्ट। क्यों? फर्स्ट ग्रेड के बच्चे हो ना, आप बताना चाहिए। व्यवहारवाद संरचनावाद की कौन सी बात का विरोध? व्यवहारवाद, बिहेवियरिज्म। व्यवहारवाद ने हमको क्या दिया? वस्तुनिष्ठ प्रेक्षण दिया। व्यवहारवाद ने वस्तुनिष्ठ विधियां दी ना? अंतर्दर्शन विधि संरचनावादियों की थी। तो व्यवहारवाद तो संरचनावाद का इसलिए विरोध करता है कि संरचनावाद अंतर्दर्शन, इंट्रोस्पेक्शन को महत्वपूर्ण मानता था, और व्यवहारवाद उसके स्थान पे बहिर्दर्शन या वस्तुनिष्ठ प्रेक्षण को महत्वपूर्ण मानता था। इसी तरह से गेस्टाल्टवाद भी संरचनावाद का विरोध करता है, और गेस्टाल्टवाद इस बात पे विरोध करता है कि आप किसी भी चीज को अंशों में बांट के देखेंगे। यह बात संरचनावाद की थी। और व्यवहारवादी क्या बोलते हैं? समग्र रूप में देखेंगे। कैसे देखेंगे? समग्र रूप में देखेंगे। मैक्स वर्दिमर का स्टेटमेंट पता है ना आपको? समग्र हमेशा अंशों के योग से अधिक होता है। इसलिए समग्रतावाद, ऐसा जाने कितनी बार सवाल आया, किसका विरोध करता है? बोलिए, संरचनावाद का विरोध करता है। और किस बात पे विरोध करता है? कि संरचनावादी अंशों की बात करते हैं, पार्ट्स की बात करते हैं, एलिमेंट्स की बात करते हैं, और ये बात करते हैं समग्र की। ओके, गेस्टाल्टवाद क्या बोलता है? सुने,
गेस्टाल्टवाद इस थीम पे काम करता है कि हम एक उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया नहीं करेंगे, बल्कि किसी भी सिचुएशन में, किसी भी परिस्थिति में जितने उद्दीपक हैं सबको एक साथ देखेंगे। कैसे देखेंगे? जिसको उन्होंने बोला एज ए होल देखेंगे। कैसे देखेंगे? एज ए होल देखेंगे। तो फिर चीजें समझ में आएंगी। तो फिर चीजें क्या होंगी? समझ में आएंगी। और आप याद करो, हमने आपको बताया था समझ में आना किसको बोलते हैं? ज्ञान की दूसरी सीढ़ी। बोलिए। यस, प्रत्यक्षीकरण किसको बोलते हैं? प्रत्यक्षीकरण को बोलते हैं। चीजों को हम किस तरह से परसीव करते हैं। तो गेस्टाल्टवाद की शुरुआत प्रत्यक्षीकरण से होती है। किससे होती है? ओके। अगर आपको परीक्षा में पूछे गेस्टाल्टवाद का जन्म कहां हुआ, कौन से देश में, तो क्या बोलेंगे? जर्मनी में। गेस्टाल्टवाद शब्द कौन सी भाषा का है, तो क्या बोलेंगे? गेस्टाल्टवाद जो शब्द है उसका शाब्दिक अर्थ क्या है? तो इसका जवाब यह है कि इंग्लिश में एग्जैक्ट कोई शब्द नहीं है, लेकिन इसके कुछ अर्थ निकाले गए हैं साइकोलॉजी में। एक तो है कॉन्फ़िगरेशन, एक है पैटर्न, एक है फिगर। सुन रहे हो मेरी बात? आकार, शेप। तो शेप, फिगर, कॉन्फ़िगरेशन, पैटर्न, ये इनके शाब्दिक अर्थ है गेस्टाल्टवाद के। और वास्तव में गेस्टाल्टवाद के प्रतिपादक कौन है? तो परीक्षा में आपको तीनों नाम मिले तो कोई टेंशन नहीं है, हम कर देंगे सभी। लेकिन तीनों में, तीनों अलग अलग ऑप्शन में मिल जाए तो फिर क्या करेंगे? हम वर्दीमर के साथ जाएंगे कि कोहलर के साथ? बोलिए। वर्दीमर के साथ जाएंगे। यह काफी महत्वपूर्ण घटना है। एक्चुअली आपको लिखना है कि गेस्टाल्टवाद की जो शुरुआत, आप लिख लो, एक छोटी सी बात लिखो, पहले तो लिखो, एरो करके लिख दो। गेस्टाल्टवाद, गेस्टाल्टवाद संरचनावाद, गेस्टाल्टवाद संरचनावाद, ब्रैकेट में स्ट्रक्चरलिज्म, स्पेलिंग में फिर गड़बड़ है, बताओ। STRUCTAR सही है? LISM सही है? ब्रैकेट में गेस्टाल्टवाद संरचनावाद या स्ट्रक्चरलिज्म के विरोध में सामने आया। दूसरी बात, पहली बात लिखी किसके विरोध में आया? संरचनावाद के विरोध में आया। दूसरी बात लिखो, गेस्टाल्टवाद की शुरुआत, मतलब प्रतिपादन, गेस्टाल्टवाद की शुरुआत वर्दीमर, गेस्टाल्टवाद की शुरुआत वर्दीमर के एक शब्द ध्यान में रखना, फाई फेनोमेनन, जिसको फाई घटना कहते हैं हिंदी में, ब्रैकेट में लिखना 1912 से हुई। गेस्टाल्टवाद की शुरुआत वर्दीमर के फाई फेनोमेनन, ऐसा कैसा लिखना है? फाई फेनोमेनन 1912 से हुई। फाई फेनोमेनन ब्रैकेट में क्या लगाओगे? 1912 से हुई। तो दोनों बातें महत्वपूर्ण याद रखना। एक तो संरचनावाद के विरोध में आया, दूसरी बात अकेले प्रतिपादक पूछे तो वर्दीमर बताने हैं। और वर्दीमर की एक बहुत महत्वपूर्ण खोज थी, 20वीं शताब्दी की 5 बड़ी खोजों में से एक थी, और वो थी फाई फेनोमेनन। वो क्या थी? जिसको कहते हैं फाई घटना, हिंदी में क्या बोलते हैं? ओके। और फाई घटना की शुरुआत एक लाइटिंग से हुई थी। क्रॉसिंग पे जो लाइटिंग जलती है, रेलवे स्टेशन पे जो लाइटिंग जलती है, उससे शुरुआत हुई। वो क्या है हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ध्यान से सुने प्रयोग। एक्चुअली यहां भी एक महत्वपूर्ण बात है। एक्चुअली वर्दीमर, सुन रहे हो मेरी बात? वर्दीमर ने 1912 में ऑप्टिकल इल्यूजन पे, आपने देखा ना, मैंने आपको बताया था उस दिन वीडियो बन गया स्टिल फोटोग्राफी का, है ना, आंखों के सामने से एक साथ चीजों को गुजारेंगे तो वहां से गेस्टाल्टवाद की शुरुआत कर दी। लेकिन वास्तव में गेस्टाल्टवाद को प्रसिद्धि मिली, और ये जितने नाम है, सूक्ष्म सिद्धांत, अंतर्दृष्टि द्वारा सीखना, सूझ का सिद्धांत, ये सारे के सारे नाम आए हैं कोहलर के कारण से। किसके कारण से? और कोहलर ने क्या किया? दरअसल कोहलर ने 1913 से 1918 के बीच
5 साल तक। आपको पता है पहला विश्व युद्ध इसी समय लड़ा गया। पूरी दुनिया जब वर्ल्ड वॉर में व्यस्त थी तो कोहलर ने क्या किया? कोहलर ने एक आइलैंड है केनारी द्वीप, बोलिए कौन सा? केनारी द्वीप, केनारी आइलैंड, छोटा सा आइलैंड है टेरिफाइन आइलैंड के पास प्रशांत महासागर में। वहां पे कोहलर ने प्रयोग किए। किसने प्रयोग किए? कोहलर ने। और किस पे प्रयोग किए? एक चिंपैंजी पे, जिसका नाम क्या था? सुल्तान। परीक्षा में नाम भी पूछा गया, क्या नाम था? सुल्तान। सुल्तान दरअसल चिंपैंजी था। कोहलर ने एक बुक लिखी थी 1921 में जर्मन भाषा में। ऑस्ट्रिया और जर्मनी से शुरुआत है गेस्टाल्टवाद की, और इनकी 1921 में एक प्रसिद्ध बुक आई थी जिसका अनुवाद हुआ था 1925 में, जिसका नाम था द मेंटालिटी ऑफ एप्स। बुक का नाम क्या था? द मेंटालिटी ऑफ एप्स। यानी एप्स का मतलब वनमानुष, एप्स का मतलब चिंपैंजी, यानी चिंपैंजी कैसे सोचते हैं। और ये वो बुक थी, इसने कमाल कर दिया, इसने धमाल मचाया। क्या था इस बुक में? क्या थे कोहलर के प्रयोग? ध्यान से सुनना और समझना। एक्चुअली किसने किए प्रयोग? कोहलर ने। किस पर किए? चिंपैंजी का नाम क्या था? सुल्तान। कौन से द्वीप पे किए? केनारी द्वीप पे किए। कब किए? 1913 से 1900। ओके, क्या प्रयोग था सुनना। कोहलर ने, मैं समझाने के लिए बताता हूं, मेरे हर लफ्ज पे गौर करना प्लीज। पूरी दुनिया में किसका डंका बज रहा था? थॉर्नडाइक का। किसका बज रहा था? थॉर्नडाइक का बज रहा था। साहब पहले शैक्षिक मनोवैज्ञानिक थे, अमेरिका के भी थे। इन्होंने कहा कि हम बताते हैं सीखना क्या होता है, और इन्होंने प्रयोग किया सुल्तान पे। प्रयोग कभी एक नहीं होता, बहुत से होते हैं। क्या क्या प्रयोग किए उन्होंने? सुने। पहला प्रयोग उन्होंने किया, जिस तरह से आप इस हॉल में बैठे वैसे एक हॉल बनवाया। हॉल ऐसा है जिसमें दीवारें मेटल की हैं, समझते हो? मेटल की, चिकनी, ना कोई खिड़की है ना कोई दरवाजा है। एक दरवाजा है जिसको आप बंद करो तो लेवल में आ जाता है, और काफी हाइट पे छत है। सुन रहे हो मेरी बात? उसमें बड़ा सा हॉल, हाइट ज्यादा, दीवारें चिकनी, चढ़ने की जगह नहीं। बेटा सामने देख तू। चिंपैंजी सुल्तान को उसके अंदर छोड़ा, और उस कमरे में क्या क्या है सुनना। उस कमरे में जैसे ये फैन लटका हुआ है कुंदे पे, वैसे कुंदे पे केलों का गुच्छा लटका दिया। केले चिंपैंजी का प्रिय भोजन है, समझते हो ना? तो केलों का गुच्छा लटका दिया, चिंपैंजी अंदर है, और उस कमरे में लकड़ी के बॉक्सेस उस कोने में रख दिए 4-5, और कुछ नहीं है। 4-5 लकड़ी के बॉक्सेस, चिंपैंजी, सुल्तान, ऊपर केले, और एक लगा दिया कैमरा। क्या लगा दिया? कैमरा। यो लगाया कि देखें ये केलों तक कैसे पहुंचता है। और थॉर्नडाइक साहब को बुलावा भेज दिया। सुन रहे हो? थॉर्नडाइक साहब को बुलाया किसने? कोहलर ने, कि आओ हम बताते हैं क्या होता है प्रयोग, हम बताते हैं क्या होता है सीखना। वो दोनों बाहर बैठ गए, बाहर स्क्रीन पे अंदर क्या हो रहा है दिख रहा है। थॉर्नडाइक आ गए। थॉर्नडाइक ने कहा अच्छा हमको बताओगे? हम कौन है? हम तो मनोविज्ञान को राह दिखाने वाले हैं, हम तो पहले शैक्षिक मनोवैज्ञानिक हैं, पूरी दुनिया हमको ओरिजिन स्टार्टिंग पॉइंट मानती है। कोहलर ने कहा वेट एंड वॉच, बैठो हमारे पास। दोनों की नजरें चिंपैंजी सुल्तान पर। सुल्तान भूखा है, बेचैन है, कमरा बंद है, देख रहा है। अब उसकी नजर केलों पे पड़नी थी, सुल्तान की नजर किस पे पड़ी? और केले क्या है? उद्दीपक। केले क्या है? उद्दीपक है, स्टिमुलस है। हर चीज स्टिमुलस होती है, यहां थॉर्नडाइक वाली बात लागू होती है। और जैसे ही सुल्तान ने केलों को देखा, इमीडिएट रिस्पॉन्स किया, और यहां भी थॉर्नडाइक जीते। क्यों जीते बताओ? क्योंकि थॉर्नडाइक ने बोला था पहला इस दुनिया में कोई भी काम होगा तो वो उद्दीपक की वजह से होगा, ऐसा बोला। दूसरा उन्होंने बोला कि पहला रिस्पॉन्स अब्सोल्यूट। थॉर्नडाइक 2 बातों में जीते। ध्यान दो यार, आपकी वजह से कितने लाखों लोगों का टाइम वेस्ट होता है प्लीज, क्योंकि मैं ऐसे चल नहीं सकता। थॉर्नडाइक बाहर बैठ गए कोहलर के पास। अंदर का सिनेरियो मैंने आपको बता दिया, केले, चिंपैंजी, कैमरा, बॉक्सेस। सुल्तान की नजर पड़ी केलों पर। केले क्या है? उद्दीपक। और उद्दीपक से क्या होगी? अनुक्रिया होगी। थॉर्नडाइक ने क्या बोला था? पहला रिस्पॉन्स अब्सोल्यूट फिजिकल होगा। और यहां भी सुल्तान ने सोचा नहीं कि केले काफी हाइट पे हैं
उसने तो पूरी ताकत से जंप लगा दिया, फिर गिर गया, फिर जंप लगाया, फिर गिर गया, फिर इधर भाग रहा है, इधर भाग रहा है, उछल कूद कर रहा है बिल्ली की तरह। थॉर्नडाइक मुस्कुरा रहे। हम कहते थे ना, कोलर कहते हैं वेट एंड वॉच। जब तक सुल्तान में हिम्मत थी, एनर्जी थी, तब तक वो उछल कूद करता रहा। लेकिन क्या उसे मंजिल मिली? नहीं मिली, क्योंकि केले हाइट पे हैं, ऊंचाई पे हैं, इसलिए आज उद्दीपक अनुक्रिया फेल हो गया। फेल हुआ। एक तो सुल्तान भूखा था, ऊपर से जगह जगह उसको चोट लगी, ऊपर से केले उसका मुंह चढ़ा रहे थे। मैं ऐसा बोलता हूं जनरली, कुल मिला के सारी कायनात उसके खिलाफ थी, माहौल उसके खिलाफ था। इससे वो हताश हो गया, निराश हो गया, निढाल हो गया और लगभग बेदम हो गया और गिर गया। थॉर्नडाइक मुस्कुराए। हमको बता रहे थे, बता दिया। कोलर ने कहा वेट एंड वॉच, ये हमारा सुल्तान है। और अब क्या होता है, सुल्तान गिर तो गया, लेकिन उसकी नजरें केलों पे टिकी है। अब फिजिकल रिस्पॉन्स नल एंड वॉइड हो गया। अब गमक शारीरिक अनुक्रियाओं का कोई रोल नहीं रहा। और अब उसकी मानसिक क्रियाएं शुरू होती हैं। अब कल्पना, चिंतन, तर्क, प्रत्यक्षीकरण, समस्या समाधान अपना कमाल दिखाना शुरू करते हैं। और चिंपैंजी लेटे लेटे सोचने लगता है, यार क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं। और जैसे उसने बॉक्सेस को देखा, उसका चेहरा चमक उठा। चेहरा चमक उठा, इस बात पे सवाल आया परीक्षा में। आहा एक्सपीरियंस। जैसे ही उसने बॉक्सेस की तरफ देखा, उसके चेहरे पे मुस्कान आ गई। आप जानते हैं वो मुस्कुराहट किस बात की थी? उसको बॉक्सेस में अपनी समस्या का समाधान दिखाई दिया। हालांकि इससे पहले वो पता नहीं कितनी बार बॉक्सेस में उछला था, पर वो बात नहीं थी, माथे पे सिकन थी। लेकिन अब तो चेहरे पे खुशी है। और इसी पल कॉलर ने स्टॉप किया उसको। एक बार आप देखते हो ऐसे मुलजिम वगैरह को पकड़ते हैं तो सीसीटीवी में देखते हैं ये चोर भाग रहा है। हम ऐसा पुलिस में थे तो खूब करते थे, स्टॉप, जूम करो, जूम करो, जूम करो, करते हैं ऐसा। तो थॉर्नडाइक ने किया स्टॉप, माफ करें कोहलर ने किया स्टॉप, और उनको बोले ये वो वक्त है जब सूझ उत्पन्न हो गई। क्या उत्पन्न हो गई? और अब जब सूझ उत्पन्न होती है तो फिर तो कमाल होते हैं। और अब क्या होता है? अब सुल्तान उठता है और उन बॉक्सेस के पास जाता है, एक बॉक्स को उठाता है, उसके नीचे लगाता है, फिर देखता है अच्छा गैप ज्यादा है, कोई बात नहीं और भी तो है। फिर दूसरा लेके आता है, फिर तीसरा लेके आता है, फिर चौथा लेके आता है, सबको जमाता है और ऊपर चढ़ता है, टॉप वाले पे बैठता है। केले उसके बगल में आ जाते हैं। एक केला तोड़ता है और छिलके को यों करके केला खाता है और छिलके को कैमरे की तरफ उछालता है। तबीयत खराब है। और छिलके को क्या करता है? कैमरे की तरफ यों उछालता है, मानो थॉर्नडाइक को यह कहना चाह रहा हो कि यह हम है। यहां शारीरिक फिजिकल रिस्पॉन्स काम आया या फिर मेंटल? यहां उद्दीपक अनुक्रिया वाला जो बॉन्ड है वो जीता या कल्पना, चिंतन, तर्क, प्रत्यक्षीकरण जीता? गेस्टाल्टवाद की पहली विशेषता याद रखना, गेस्टाल्टवाद गमक क्रियाओं के बजाय, उद्दीपक अनुक्रिया के बजाय संज्ञानात्मक और मानसिक क्षमताओं की बात करता है। ये बात याद रहेगी। ओके, थॉर्नडाइक कहां मानने वाले थे? उन्होंने कहा आपने तो पता नहीं इसको रटा दिया होगा, कुछ और करो, बॉक्स हटाओ। कोलर ने कहा ओके, और इस बार कोलर ने क्या किया? उस कमरे में से बॉक्स हटा दिए और एक सीढ़ी रख दी। जिस तरह से ये लेंटर लगा हुआ है, इसमें तो है ही नहीं, वो लेंटर है। वहां पे केलों का गुच्छा, पास में एक लेंटर, समझते हो ना, इस तरह से सीढ़ी नीचे है। सुल्तान को अंदर छोड़ दिया। बाद में जब वापस भूखा हुआ, सुल्तान अंदर गया, जाके देखा कुछ नहीं मिल रहा, केले ओके, लेकिन क्या करूं, क्या करूं? और जैसे सीढ़ी की तरफ देखा, कोलर ने बोला स्टॉप, क्योंकि सुल्तान का चेहरा क्या कर रहा है? चमक रहा है। सीढ़ी उठाई, लगाई, आराम से पायदान से चढ़ता ऊपर पहुंचा टॉप पे, और फिर केले उतारे, फिर वो स्टाइल में केला खाया और फिर छिलके को फेंका, मानो थॉर्नडाइक को कहना चाह रहा हो ये हम है। थॉर्नडाइक ने बोला सुन रहे हो मेरी बात? इस होल से बाहर निकालो तो माने। कोलर ने कहा ओके, क्योंकि बड़ी बात यह कि थॉर्नडाइक वाले सिद्धांत में रटना इंपॉर्टेंट है।
और यहां किसी भी परिस्थिति में समाधान निकालना इंपॉर्टेंट है। सुन रहे हो मेरी बात? क्योंकि थॉर्नडाइक, सुन रहे हो, थॉर्नडाइक से कोहलर ने कहा, माफ करें, कोहलर से थॉर्नडाइक ने बोला कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, हमारी बिल्ली ने भी तो दरवाजा खोला था ना। कोहलर ने जवाब दिया कि ऐसा करते हैं, अगली बार आपने जो पिंजरा बनाया वो मेरे को दो, मैं पिंजरा बनाता हूं लेकिन लीवर वहां नहीं लगा के दूसरी जगह लगाता हूं। क्या आपकी बिल्ली कर देगी? बोले कर देगी? नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसने तो समझा थोड़ी है, उसने तो रटा है, हमारा सुल्तान कर देगा। तब थॉर्नडाइक ने बोला दूसरी जगह लेके, बाहर लेके दिखाओ। और अगली बार क्या प्रयोग किया? एक पिंजरा, पिंजरे में सुल्तान को बंद, पिंजरा देखा है ऐसे सीकचों वाला, और सामने स्टूल पे केले रख दिए, एक लोहे की स्टिक है जो अंदर सुल्तान के पास छोड़ दी, एक दूसरी स्टिक है जो बाहर है, लेकिन दोनों जुड़ सकती है, जुड़ने के बाद वहां तक जा सकती है। अब सुल्तान के हाथ में वो स्टिक है, केले बाहर है, वो देख रहा है छोटी है छोटी है, क्या करूं क्या करूं। और जैसे दूसरी स्टिक दिखती है, वही खुशी आती है चेहरे पे, वो उससे उसको पास खींच लेता है, दोनों को जोड़ता है, केले अपने पास खींच लेता है और फिर उसकी तरफ उछालता है, मानो ये कह रहा हो ये हम है। आखिरी वार किया थॉर्नडाइक ने कोहलर पे और कहा कि आप कुछ ना कुछ सहारा तो देते हो, कभी आपने सीडी दे दी, कभी बॉक्सेस दे दिए, कभी 2 छड़ियां दे दी, कुछ मत दो। कोहलर ने कहा ओके, ये सितम और सही। और आज का जो प्रयोग है उसमें कोहलर ने केवल ऊपर केले लगाए, कैमरा लगाया, सुल्तान को अंदर छोड़ा, दरवाजा बंद कर दिया, ना कोई सीडी, ना कोई स्टिक, ना कोई बुक्स, सुल्तान अंदर, कोहलर और थॉर्नडाइक दोनों बाहर देख रहे हैं कि आखिर क्या कर रहा है। सुन रहे हो? सुल्तान काफी देर तक देखता रहा, ढूंढता रहा, कुछ नहीं मिला उसको। वक्त गुजरा, कुछ उसको मिला नहीं, भूखा था। सफलता जब नहीं मिलती तो फिर परेशानियां आती हैं, बीमार भी हो जाता है इंसान। तो वो सुल्तान भी यूं लगा जैसे महीनों का बीमार हो, थक गया और आज बिना उछल कूद किए गिर गया। बहुत देर गुजरी तो थॉर्नडाइक ने कोहलर को बोला अब नहीं होगा, उसको ले आओ बाहर, कहीं वो चला ना जाए छोड़ के। कोहलर ने कहा देखते हैं, वेट एंड वॉच, ये हमारा सुल्तान है। फिर भी कुछ नहीं हुआ। जब हरकत बंद हो गई तो फिर कोहलर ने कहा ओके मैं जाता हूं, पर थॉर्नडाइक से बोला आप यहीं बैठे रहना। थॉर्नडाइक वहीं बैठे रहे, देखते रहे। जैसे ही कोहलर अंदर गए, उन्होंने दरवाजा खोला तो सुल्तान ने कोहलर को देखा, और जैसे ही कोहलर को देखा उसके चेहरे पे वही मुस्कान आ गई, चेहरा खिल उठा। वो खड़ा होता है, सामने जाता है, कोहलर से हाथ मिलाता है और कोहलर को खींच के कुंदे के नीचे तक लाता है, कोहलर के कंधे पे चढ़ जाता है और केले उतारता है और छिलका उसी तरह से थॉर्नडाइक की तरफ उछालता है, मानो ये कह रहा हो ये हम है। प्रयोग समझ में आया? कैसी भी परिस्थिति हो, समस्या का समाधान निकालना गेस्टाल्टवाद है। इसके लिए शर्त यह है कि संज्ञानात्मक और मानसिक क्षमताएं काम करनी चाहिए, शारीरिक नहीं। बात क्लियर हुई? इसके अलावा और क्या क्या खास है, लिखो आप, एक एक करके मैं लिखवाता हूं। सबसे पहली बात लिखो, और वो ये है लिख रहे हो ना? 2 बातें आपने लिख ली। एक तो गेस्टाल्टवाद किसके विरोध में आया? संरचनावाद के विरोध में आया। दूसरा, गेस्टाल्टवाद की शुरुआत वर्दीमर ने करी, किससे करी? 5 फेनोमेना से। लिखो नीचे तीसरी बात, गेस्टाल्टवाद 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 केवल उद्दीपक व अनुक्रिया के बजाय, गेस्टाल्टवाद केवल उद्दीपक व अनुक्रिया के बजाय, गेस्टाल्टवाद केवल उद्दीपक व अनुक्रिया के बजाय समस्या, प्रकरण अथवा विषय वस्तु
आपने लिखा गेस्टाल्टवाद केवल उद्दीपक व अनुक्रिया को देखने के बजाय, आगे क्या लिखा, उद्दीपक व अनुक्रिया को के बजाय, ओके, के बजाय किसी समस्या, प्रकरण अथवा विषय वस्तु को समग्र रूप से ब्रैकेट में लिखना है एज ए होल, समग्र रूप से ब्रैकेट में एज ए होल देखने पर बल देता है, देखने पर बल देता है, तथा गामक क्रियाओं के बजाय, जो यांत्रिक चीजें होती हैं, गामक क्रियाओं के बजाय, तथा गामक क्रियाओं के बजाय मानसिक, गामक क्रियाओं के बजाय मानसिक अथवा संज्ञानात्मक, गामक क्रियाओं के बजाय मानसिक अथवा संज्ञानात्मक क्रियाओं, यथा मतलब जैसे, गामक क्रियाओं के बजाय मानसिक अथवा संज्ञानात्मक क्रियाओं यथा कल्पना, चिंतन, तर्क, प्रत्यक्षीकरण आदि को महत्वपूर्ण मानता है। गामक क्रियाओं के बजाय मानसिक अथवा संज्ञानात्मक क्रियाओं जैसे कल्पना, चिंतन, तर्क, प्रत्यक्षीकरण आदि को महत्वपूर्ण मानता है। लिखा सबने? यहां पे दो चीजों को आपको राउंड करना है, भले राउंड करो अंडरलाइन करो। एक तो समग्र रूप से एज ए होल, और दूसरा प्रत्यक्षीकरण, इंग्लिश में बोलते हैं परसेप्शन, एज ए होल और परसेप्शन। बोलिए क्या लिखा, आप मुझे बताएं। गेस्टाल्टवाद क्या लिखा? उद्दीपक व अनुक्रिया के बजाय समस्या, प्रकरण अथवा विषय वस्तु को समग्र रूप से, इंग्लिश में एज ए होल, देखने पर बल देता है, और गामक क्रियाओं के बजाय मानसिक अथवा संज्ञानात्मक क्रियाओं जैसे को महत्वपूर्ण मानता है। तो यहां पे दो चीजों को मैंने अंडरलाइन करवाया। एक तो क्या था? ओके, समग्र रूप से, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? एज ए होल। और दूसरा प्रत्यक्षीकरण, प्रत्यक्षीकरण परसेप्शन। बस यही खेल है, यही फेनोमेना है, 5 फेनोमेना है, यही गेस्टाल्टवाद की जान है, थीम है। प्रत्यक्षीकरण का मतलब चीजों को हम किस तरह से समझते हैं, किस तरह से देखते हैं। तो यहां पे दो चीजें ध्यान रखना। एक तो कूर्ट कोफका ने बहुत सी किताबें लिखी जिनमें परसेप्शन शब्द उन्होंने लगभग सब में जोड़ा है। परसेप्शन एन इंट्रोडक्शन टू गेस्टाल्ट थियरी। सुन रहे मेरी बात? 5 फेनोमेना जब 1912 में मैक्स वर्दीमर ने दुनिया को बताया, तब भी परसेप्शन से शुरुआत हुई कि चीजों को हम किस तरह से परसीव करते हैं, कैसे समझते हैं, कैसे देखते हैं। और प्रत्यक्षीकरण तब तक नहीं होता जब तक हम किसी भी समस्या को कैसे नहीं देखते, समग्र रूप से नहीं देखते। मतलब दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई बातें हैं। और यही पे वो महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है जो आपको लिखना है। क्या स्टेटमेंट है? लिखो, नीचे लिखो इसके, वर्दीमर का स्टेटमेंट। वर्दीमर का नाम लिखें, वर्दीमर, और इनवर्टेड कॉमास में लिखें। बोलिए, ये पता नहीं कितनी बार आया परीक्षाओं में। बोलिए कौन सा स्टेटमेंट? पारुल,
यस, वर्दीमर का नाम लिखो, इन्वर्टेड कॉमास में लिखो। समग्र, हिंदी में समग्र हमेशा, समग्र हमेशा, समग्र हमेशा अंशों के योग से, बोलिए बराबर, कम या अधिक, अधिक होता है। मैक्स वर्दीमर, ये बहुत महत्वपूर्ण है। समग्र हमेशा अंशों के योग से अधिक होता है, इसलिए इसको इंग्लिश में भी लिखना है। द होल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट्स। मैक्स वर्दीमर। The whole is always greater than the sum of its parts। और इसकी शुरुआत 5 फेनोमेना से हुई थी। लिखा सबने? बताओ हिंदी में क्या लिखा? समग्र हमेशा अंशों के योग से अधिक होता है। इंग्लिश में क्या लिखा? द होल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट्स। किसने बोला ये? वर्दीमर ने बोला। ओके, अब ध्यान दें, इसके बहुत से एग्जाम्पल। शुरुआत करी थी मैक्स वर्दीमर ने, आपको पता है, आंखों का भ्रम। कभी आपने सुना है? गेस्टाल्ट बाद में बहुत सी चीजें आएंगी, ऐसे बताएंगे हम आपको कि जब हम कुछ ऐसे स्टिल चीजों को अगर स्पीड से हमारी आंखों के सामने से गुजारा जाए तो हम भ्रमित हो जाते हैं। हम क्या हो जाते हैं? भ्रमित हो जाते हैं। और इसकी शुरुआत उन्होंने करी थी लाइटिंग से। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल शायद मैंने आपको दिया भी है, आप सुन लें। आप किसी घर में देखिए, शादी हो रही है ना, जैसे किसकी बोलो, सुनीता की, तुम्हारा नाम भी याद नहीं, सुनीता की शादी। ओके, सुनीता की शादी में चलेंगे अपन सब? चलेंगे ना? ओके, तो सुनीता की शादी में सुनीता के घर को सजाएंगे कि नहीं? सजाएंगे। ओके, तो वहां देखना क्या होगा, छत पे इस तरह से फॉर एग्जाम्पल ये येलो कलर के 4 बल्ब लगा देंगे, लगा देंगे। उसके बाद फिर 4 ग्रीन कलर के, मैं कलर चेंज नहीं करूंगा, बल्ब लगा देंगे। फिर अगले 4 और किसी रंग के वोलेट कलर के लगा देंगे। फिर अगले 4 और किसी रंग के रेड कलर के लगा देंगे। रेड, वोलेट, ग्रीन, ये क्या था? येलो। लगा दिए? सुन रहे हो? अब संरचनावाद याद करें, जो किसकी बात करता है? अंशों की। किसकी बात करता है? अंशों की। और गेस्टाल्टवाद किसकी बात करता है? समग्र की। अब संरचनावाद के अनुसार हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। आप किसी को भी, अल्बर्ट आइंस्टीन साहब को बुलाना कब्र में से उठा के और उनको बोलना, देखो सुनीता की शादी, आ गए, आ गए, बहुत इंटेलिजेंट आदमी है, क्या दिख रहा है? ध्यान से ये जो पहला पार्ट है ना, इसको देखो। तो वो ध्यान से इनको देखेंगे और देख के बताएंगे इसमें क्या है। ये 4 येलो बल्ब है जो एक बार ऑन हो रहे हैं, एक बार ऑफ हो रहे हैं। जले, बंद हो गए, जले, बंद हो गए। इसको ध्यान से देख के बताओ। तो वो गौर से इसको देखेंगे, देख के बताएंगे ये ग्रीन कलर के बल्ब है, ऑफ हो रहे हैं, ऑन हो रहे हैं, ऑफ हो रहे हैं, ऑन हो रहे हैं। यही इसमें हो रहा है, यही इसमें हो रहा है। बोलिए हो रहा है? यही इसमें हो रहा है। तो क्या इसलिए सुनीता के पापा ने 10 लाख रुपए खर्च किए कि आपको ऑन ऑफ दिखे? अब क्या करेंगे? अब हम सुनीता की किसी भी फ्रेंड को सामने खड़ा करेंगे और बोलेंगे, बताओ देख के इनको सबको क्या दिख रहा है? तो वो देखेगी सबको और देख के बोलेगी, क्या बात है, बाकायदा लाइट भाग रही है। लाइट क्या कर रही है? भाग रही है, दौड़ रही है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि फ्रेंड ने क्या देखा? समग्र रूप में देखा। कैसे देखा? समग्र रूप में। और आइंस्टीन साहब ने क्या देखा? अंशों के रूप में। तो बताओ परसेप्शन बेहतर कौन सा हुआ, समग्र वाला कि अंशों वाला? अंशों के रूप में तो सत्यानाश हो गया। बात समझ आई? और बहुत से एग्जांपल्स आप ले सकते हैं। दूसरा मैं एग्जांपल लेता हूं अक्सर, वही खूबसूरत चेहरे का। फॉर एग्जाम्पल, सुन रहे हो? एक चेहरा है कोई भी, है ना, बनेगा नहीं मेरे साथ। एक चेहरा है कोई, है ना, ओके, ये चेहरा है। अब फॉर एग्जाम्पल सुने, ये
कुछ एलिमेंट से तो बना है, इसके जितने इंग्रेडिएंट्स हैं, जितने तत्व हैं, हम सबको यहां पे लेते हैं। आईब्रो, आईज, नाक, गाल, कान, माथा, ठोडी, बाल, सब ले लिया। यानी इसमें जो भी है, इसमें जो भी है हमने कुछ नहीं छोड़ा, सारा का सारा यहां पे ले लिया। ले लिया ना? ये सारे अंश हैं, ये क्या है? और वो क्या है? समग्र। अंशों के बीच में मैंने क्या लगाया, ध्यान से देखिए, प्लस। इसका मतलब ये अंश नहीं, अंशों का जोड़ है। बोलिए है ना? इन सब से मिलकर वो बना है। तो गणित की भाषा में क्या मैं इनके बीच में इज इक्वल टू लगा सकता हूं? वास्तव में जबकि इसमें कोई भी चीज है वो यहां पे है, इसका मतलब बराबर होना चाहिए ना। पर क्या वास्तव में ऐसा होता है? नहीं। हमें इसके बीच में ये वाला लगाना पड़ेगा, क्योंकि समग्र हमेशा अंशों के योग से क्या होता है? कैसे पता लगेगा? आपने सबने फिल्में देखी है, मूवी देखी है। वास्तव में मूवी और फिल्म जो हम देखते हैं वो 5 फेनोमेना की देन है, उससे पहले नहीं थी। पता है आपको? वुड यू बिलीव? फिल्म में आप देखिए, फिल्म के स्टार है, ठीक है, कैमरा जाता है उसकी आंखों पर, पूरे पर्दे पर उसकी आंखें, गौर से देखो 10 मिनट आंखें देखी। उसके बाद उसी चेहरे के नाक पे कैमरा, गौर से देखो, होठों पे गौर से देखो, गाल पे, कान पे, यानी एक एक करके सारे पार्ट्स पे कैमरा जा रहा है, जूम हो रहा है ना? सब कुछ आपको दिखा दिया। आप बता सकते हैं वो चेहरा कितना खूबसूरत है? क्या हम बता सकते हैं? बिल्कुल नहीं बता सकते। लेकिन अगर एक झलक एक साथ चेहरे की दिखा दे तो हम बता देंगे, बिल्कुल बता देंगे कि कितना सुंदर है। इसका मतलब समझ में कब आया? जब अंशों के रूप में देखा तब, या समग्र के रूप में? सिंपल। तीसरा एग्जाम्पल। अच्छा, मुझे नहीं पता था एग्जाम्पल जिंदगी में मेरे काम आएगा। काम आया। क्या था वो एग्जाम्पल, याद है? जब मैं स्कूल में था तो मेरे पास एक ताश की गड्डी थी। ताश देखी आपने? 52 पत्ते थे। सुन रहे हो मेरी बात? 52 पत्तों की ताश की गड्डी, उसमें पीछे की तरफ कोई पिक्चर होती है ना? तो मेरे पास जो थी उसमें क्या था मुझे नहीं पता, आप किसी को मिले तो लेके आना। यस, व्हाइट, उस जमाने में रेड बॉल थी वनडे में भी, ठीक है, और व्हाइट ड्रेस थी क्रिकेटर्स की, और सचिन तेंदुलकर की फोटो थी। फोटो 52 के 52 पत्तों पे सचिन था। क्या था सचिन? बाकायदा पूरी पोजीशन में यो खड़ा था, बैट था, ग्लव्स थे, हेलमेट था, पैड थे, शूज थे, पीछे 3 स्टंप दिख रहे हैं, और बाकायदा ऐसे खड़ा है। ओके, अगले पत्ते में 52 के 52 पे वही चित्र है, स्टिल फोटोग्राफी है। 2-3 पत्तों के बाद में बैट का एंगल थोड़ा सा घुमा हुआ है, 2-3 पत्तों के बाद में और घुमा हुआ है, 2-3 पत्तों के बाद में कोने पर रेड बॉल दिख रही है, अगले 3-4 पत्तों के बाद में बॉल थोड़ी करीब आ गई, अगले पत्तों में बॉल बैट को टच कर रही है, अगले में वापस बॉल दूर जा रही है। 52 पत्ते आप बिखेर दो, ये 52 अंश हैं। आप कोई भी पत्ता निकालो मत, 52 के 52 एक साथ रखो, सामने रखे। अब बुलाओ वापस आइंस्टीन साहब को और बोलो क्या दिख रहा है, गौर से देख के बताओ। वो गौर से देख के बताएंगे ये तो एक बैट्समैन का पोर्ट्रेट है, एक बैट्समैन की फोटो है, तस्वीर है, ज्यादा से ज्यादा ये बता देंगे सचिन तेंदुलकर है, बस फोटो ही तो है। अब आप उनको वापस समेटो उसी क्रम में, एक निश्चित क्रम है वो। अब समेटने के बाद किसी की आंखों के सामने से एज ए होल नजारा दिखा दो उसको, सारे फ्रेम्स फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में उसकी आंखों के सामने से गुजार दो। ऐसे करते ना सब फ्री मारते हैं, ऐसे फ्री मार दो, कमाल होगा। बाकायदा स्टांस लेगा, पीछे जाएगा, बैकलिफ्ट होगी, बैट ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर बॉल आ जाएगी, बॉल टकराएगी और बॉल बाउंड्री की तरफ जाएगी। वीडियो बन गया। क्या बना? वीडियो बन गया। बोलिए कमाल हुआ। ये तो 5 फेनोमेना है, यानी स्टिल फोटोग्राफी का वीडियो बन गया। जब एक सीक्वेंस में एक साथ देखने का मौका मिल गया तो मूवी बन गई। मूवी क्या है? मूविंग ऑब्जेक्ट्स मूविंग हो गए। वास्तव में वीडियो है क्या? वो तो आंखों का भ्रम है, वो तो इल्यूजन है, और इसी इल्यूजन को नाम दिया 5 फेनोमेना। क्या नाम दिया? और यही 5 फेनोमेना था जिसकी वजह से हम टीवी देखते हैं, हम फिल्में देखते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में परसेप्शन होता है। क्या परसेप्शन होता है? एज ए होल का। किसका होता है? एज ए होल। और ये दोनों चीजें मैं आपको बताऊं, एज ए होल और परसेप्शन, समग्र रूप से देखना और प्रत्यक्षीकरण, दोनों एक दूसरे से क्या है? जुड़े हुए हैं। और ये गेस्टाल्टवाद की जान है, गेस्टाल्टवाद की थीम है। इनसे जाने कितनी चीजें ऐसी हैं जो परीक्षाओं में आई, क्या क्या आई है वो हम करेंगे